हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 8 साइंस में। एक्टिविटी 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग आउट ऑफ दिस। नाउ टेक 3 empty glasses for similar vessels, mark them A, B, C to glass A and little amount of soil mixed with a little cow during a manure in glass B. Put the same amount of soil mixed with a little area. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. 1.3a. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seeding in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. फिगर 1.3b। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें क्या करना है, हमें 3 ग्लास लेने हैं। देखिए यहाँ पे नीचे हमने 3 ग्लास लिए हैं A, B, C। उसमें थोड़े से मूंग के और थोड़े से जो ग्राम के दाने हैं, सीड से बीज है, वो हमें डालने हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ये दोनों एक्टिविटी कर रही है, उसी प्रकार। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ए है उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज डालना है। और जो दूसरा ग्लास है उसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसमें सीड्स दाने डालने हैं और उसके बाद यूरिया डालना है। और सी है उसमें कुछ नहीं करना है। तो 7-10 दिन के बाद कौन सा जो पौधा होगा, कौन सा जो प्लांट होगा सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके बारे में है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। Did all the plants in all the glasses grow at same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? So friends, हमने तीनों के तीनों ग्लास में जो सेम है, जो हमें सीड्स डाले हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि देखो हमने एक में क्या फर्टिलाइज डाला है जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज है। दूसरे में हमने क्या किया है, तो दूसरे में हमने जो यूरिया है, जो केमिकल है, उसका यूज़ किया है। और तीसरे में कुछ नहीं किया है। तो फिर बाद में क्या होगा वो हम देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर टेक्निकली substance which are rich in a particular nutrient. How are these different from manure? Fertilizer are produced in factories. Some example fertilizers are urea, ammonia sulfate, super phosphate, पोटास, एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सो फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइज होता है, जो हमारा खाद बनता है, वो केमिकल से बनता है। उसमें कई सारे जो केमिकल से बने हुए खाद है, उसमें उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। यूरिया है, एमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, उसके बाद एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये तीनों का यूज़, इन सभी का यूज़ है हम खेत में करते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertilizer of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated, follow in between two crops. फ्रेंड्स, हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा है वो फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। उसमें जो हमारे फार्मर होते हैं वो फर्टिलाइज़र के मदद से, जो खाद के मदद से क्या करते हैं, कई सारे जो क्रॉप है उगाते हैं। उसमें है वीट है, पेडी है, मेज़ है, जो मक्का होता है, मकाई, वो सब ये उगाते हैं। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, ये सब केमिकल, तो क्या होता है कि जो हमारे ज़मीन की, हमारी जो
हमारी जो सोइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उसकी फलद्रुपता होती है वो कम हो जाती है, यानी उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसी के कारण हमें क्या करना चाहिए कि जो केमिकल वाला जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक है वो फर्टिलाइज करना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, ये केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स के कारण जो हमारे ज़मीन है उसमें वाटर पॉल्यूशन का खतरा बढ़ता है, यानी वाटर पॉल्यूशन उसमें ज़्यादा होता है। अभी अगर हमें हमारी ज़मीन को ऐसा ही फर्टिलाइज रखनी है ऑर्गेनिक तरीके से, यानी नेचुरली तरीके से, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें दो जो क्रॉप उगाते हैं उसके बीच में समय रखना चाहिए। यानी कि आप एक क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद थोड़े दिन उस जगह को छोड़ देनी चाहिए, यानी 2 महीने 3 महीने 5 महीने, उसके बाद दूसरा क्रॉप उगाना चाहिए। तो ये जो टाइम हम रखते हैं उससे भी क्या होता है, हमारी जो सोइल है वो फर्टिलाइज़र ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। यानी जो हमारा जो मैन्योर इम्प्रूव होगा, यानी कि जो हम नेचुरल जो हम खाद डालेंगे, फर्टिलाइज डालेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी ज़मीन का जो बंधारण है और जो वाटर रिटेनिंग जल को संग्रह करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी वो ग्रो अप होगा। उससे क्या होगा, ज़मीन की जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट है, वो सब फिर से आ जाएंगे। यानी जो केमिकल है उससे क्या होगा, केमिकल के जरिए हमारे जो फर्टिलाइज होता है वो कम हो जाता है, लेकिन आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज डालोगे तो उसमें क्या होगा, हमारी सोइल है वो भी उसके न्यूट्रिएंट बरकरार रखेगी। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. सो फ्रेंड्स, जो कई सारे ऐसे स्टेट्स है हमारे इंडिया में या फिर दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप रिप्लेसिंग करते रहते हैं, यानी एक क्रॉप एक की जगह पे एक ही बार नहीं होते, क्रॉप अल्टरनेटिव करना, यानी ये रिप्लेस करना है। सो जो हमारे नॉर्थ के साइड है यानी उत्तर के भाग है उसमें क्या करते हैं, जो फार्मर है सबसे पहले एक क्रॉप ले लेते हैं, उसके बाद उसी सीज़न में यानी दूसरी सीज़न आती है तब वो दूसरा क्रॉप उगाते हैं, यानी कि रिप्लेस करते हैं। एक बार हमने कोई ग्राम या फिर मंग ऐसा कोई क्रॉप उगाया है तो दूसरी बार वो क्या करेगा, वो व्हीट उगाएगा, मेज उगाएगा। इससे क्या होगा कि जो ज़मीन की जो सॉइल की नाइट्रोजन होगा वो ज़मीन में बरकरार रहेगा, और जो फार्मर्स हो गए उनको भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उन्हें मिलेगा, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगेगा कि ज़मीन में से उन्हें ज़्यादा अनाज मिल रहा है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू लर्न अबाउट राइसोसोम बैक्टीरिया, दिस आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो फ्रेंड्स, आगे के स्टैंडर्ड में हमें राइसोसोम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। वो कैसे होते हैं कि एक सिम्बी टाइप की एक वनस्पति होती है, उसकी अंदर से नाइट्रोजन वो ज़मीन में से लेते हैं, यानी जो राइसोसोम है, राइसोसोम बैक्टीरिया के जरिए ही जो प्लांट होता है उसमें से नाइट्रोजन पूरे के पूरे प्लांट में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया गया है बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। जो हमारा डिफरेंस है, पहला है जो हम केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल वाला है हमारा खाद, और दूसरा मैन्यूर यानी ऑर्गेनिक जो कुदरती है। उसमें देखते हैं हम, अ फर्टिलाइज़र इज़ एन ऑर्गेनिक सॉल्ट। सो फर्टिलाइज़र है वो क्या है, एक क्षार है, सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी एक अकार्बनिक क्षार है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेडिश। और जो मैन्योर है वो क्या है, जो नेचुरली है, हमारे जो नेचुरली जो पदार्थ है उनसे वो बना हुआ है। उसके बाद दूसरा
और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, या फैक्ट्री में बनता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और ये है फील्ड में यानी फार्म में, खेत में बनता है। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल्स। फर्टिलाइजर यानी ये फर्टिलाइजर से ज़मीन में से दूसरे कोई पदार्थ है वो बनते नहीं है, वो ऊपर जो ज़मीन में से पदार्थ है उसे बाहर खींचता है, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। लेकिन मैन्यूर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन मैन्यूर है जो नेचुरली हमारा खाद है उसमें ज़मीन में कई सारे कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो सब उसकी मात्रा बरकरार रखता है या फिर उसे बढ़ाता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन अ प्लांट्स फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो ये हमारा खाद है फर्टिलाइजर जो हमने मेड है, उससे क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है, हमारा प्लांट है, उसका ज़रूरी नाइट्रोजन और पोटेशियम, फॉस्फोरस वो भरपूर मात्रा में देगा। और सामने मैन्यूर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। जो मैन्यूर है वो जो पोषक तत्व है ऐसे जो पोटेशियम वो कम मात्रा में देगा, यानी उसको जितनी जरूर होगी उतना ही वो देगा। आगे देखते हैं टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। जो 1.1 था वो उसमें फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक जो मैन्यूर जो नेचुरली है उसका डिफरेंस दिया गया है। अभी एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, जो कुदरती जो खाद है हमारा उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, यानी कि जो हम नेचुरली डालेंगे तो उसमें क्या हमें फ़ायदा होगा। सो देखते हैं द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इन इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी द सॉइल। जो हम खाद ये ऑर्गेनिक डालेंगे, मैन्यूर डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे जो ज़मीन हो सॉइल है उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता वो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, वो बढ़ेगी। इसके बाद इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इससे क्या होगा, ज़मीन है वो ज़मीन में जो गैसेस हो गए वो आसानी से जा सकते हैं और दूसरे आ सकते हैं, यानी जो ज़मीन की जो पोरस होती है यानी वो उसमें छिद्र बन जाते हैं छोटे छोटे, उसी के कारण वो गैसेस को ईजिली एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचा सकते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीज। इसके कारण क्या होगा, जो खेती यानी हम जो खेत में जो यूजफुल इंसेक्ट हो गए उसमें बढ़ोतरी होगी। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल्स। इसके कारण ज़मीन का जो बंधारण होगा वो अच्छा रहेगा, यानी ज़मीन के जो पोषक तत्व है वो उसमें बरकरार रहेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमारा न्यू टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ flower, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant's root. Along with the water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take a place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transferred to each part of the plant. Water also protects a crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for a healthy crop growth, fields have to be watered regularly. So friends, irrigation का मतलब है पानी देना या फिर आप सिंचाई ऐसा बोल सकते हैं। तो सभी जो जीव है, वनस्पति है, इंसान है, सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है और उसी के कारण है जो प्लांट है, जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं यानी उसका ग्रोथ होता है। हमें पता है कि जो प्लांट है उसमें 90% वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। 90% वाटर नीड बाय प्लांट। और उसी के कारण क्या होता है, जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं और वो बीज को क्या करने बीज को शुष्क होने नहीं देता यानी सुखाने नहीं देगा, उसमें से वो प्लांट बनने में मदद रूप होता है। और जो हमारी जो पानी है वो दोनों हमारे सीजन है, जो ठंडी है, गर्मी है, उससे जो पौधों को रक्षण देता है यानी उसे प्रोटेक्ट करता है।
और जो हमारे प्लांट है वो हेल्दी रखने हैं, आपको ग्रोथ उसको उगाना है ज़्यादा से ज़्यादा खेत पे, तो आपको रेगुलरली पानी देना होगा, इसलिए रेगुलर सिंचाई हमें करनी पड़ेगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि जे टाइम टू टाइम, यानी जो डिफरेंट टाइम में आप खेत में पानी पिलाते हैं उसी प्रक्रिया को इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, and season to season. In summer, the frequency of water is higher. Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? I am very careful these years about watering the plants. Last summer, my plants dried up and died. सो फ्रेंड्स, जो प्लांट होते हैं उसमें जो पानी हमें कैसे देना पड़ता है, तो हम पानी से टाइम टू टाइम देते हैं, क्रॉप टू क्रॉप, यानी जैसा हमने क्रॉप उगाया है वैसे देती है, और सोइल टू सोइल, ज़मीन में हम ज़मीन कैसी है हमारी जो सोइल है उसी हिसाब से, और सीजन टू सीजन, यानी कि जो ऋतु है हमारी सीजन है उसके हिसाब से हमें पानी देना पड़ता है। जो समर का सीज़न होता है उसमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो वराड़ होने की यानी इवापोरेशन, जो हमारे जो ये इवापोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, इसके लिए पानी उड़ जाता है ज़मीन में से, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा पानी पिलाना पड़ता है। इसलिए जो बूझो कह रहा है कि मैं समर में इस बार ज़्यादा पानी पिलाऊंगा, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, उनके पौधे हैं वो सूख गए थे और डाइड हो गए थे। अभी सोर्स ऑफ इरीगेशन के सोर्स क्या है, तो द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। सो फ्रेंड्स, जो इरिगेशन है, जो हम सिंचाई, अभी पानी हमें चाहिए तो कहाँ से हम पानी लाएंगे, तो यहाँ से आपको मिल सकता है, पहला वेल्स, कुएं में से, ट्यूबवेल्स, और उसके बाद पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कैनाल से, इन सभी के जरिए हमें पानी मिलता है। अभी आगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो मेथड है इरिगेशन की, जो परंपरागत पद्धतियाँ है कि पहले के ज़माने में हम कैसे जो पानी पिलाते रहे उसके बारे में देखते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्ट अप बाय अ डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कैटल फॉर or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional way are मोट उसे बोलता है पुली सिस्टम, उसके बाद चेन पंप, उसके बाद ढेकली एंड रेंट, यानी कि लेवर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, हमारे जो मेथड है उसमें हमारे जो जो फार्मर्स है वो डिफरेंट टाइप सबसे पहले मेथड यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला यूज़ होता था मोट यूज़ होता था, उसके बाद होती है चेन पंप यूज़ होता था, उसके बाद ढेकली, और लास्ट में जो रेंट होता था। जो यहाँ पे हम मोट देख सकते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से पहले पानी पिलाया जाता था, जैसे मोट के जरिए। देखो यहाँ पर ये मोट लगा होता था, और देखो ये यहाँ से वो खींचते थे रस्सी, और इसमें से जो पानी निकलता था उससे पानी पिलाते थे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है चेन पंप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चेन पंप है ये, यानी यहाँ पे पंप होता था, उसमें से ये निकलता था पानी और यहाँ से वो खेत में जाता था। अभी उसके बाद क्या आया, ढेकली। देखो ये ढेकली है, यानी कि ये जो लकड़ी होती है उससे पानी बाहर निकलता था और हम पिलाते थे। उसके बाद आया रेंट में क्या होता था, जो ऑक्स होते हैं वो रेंट को खींचते हैं, उसमें से पानी निकलता है। तो देखिए अभी आगे देखते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज्ड टू रन दीज पंप्स। सो फ्रेंड्स, जो पंप होते हैं वो पानी खींचने के लिए पंप का यूज़ होता है, चाहे वो डीजल से चले, बायोगैस से चले, या फिर दूसरी सोलर से चले, किसी पे भी चले, लेकिन पंप यूज़ होता है लिफ्ट करने के लिए, पानी को बाहर लाने के लिए।
अभी आगे देखिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी देखो मॉडर्न नई जो पद्धतियाँ आधुनिक पद्धतियाँ आई हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। सो उसमें पहली है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड फॉर अस एज फॉलो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारी अभी नई मेथड आ गई है उसके बारे में देखते हैं। उसमें पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी कि फुहारा पद्धति से बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है। देखिए यहाँ से जो पानी खेत में से निकलेगा उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, पानी पी जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम क्या है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। द पेरापेंडिकुलर पाइप हैविंग अ रोटेटिंग nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under a pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkles is very useful to sandy soil. So friends, ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है हमारी स्प्रिंकलर सिस्टम, ये जहाँ पानी कम होता है वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि जो एंगल होता है वहाँ एक पाइप होता है, पाइप के जरिए नोज़ल लगाए जाते हैं और ये नोज़ल से ही पानी बाहर आता है और पानी ऐसे बाहर आता है जैसे कि रेन ड्रॉप्स हो, यहाँ पे बारिश आती हो ऐसा। और ये है वो सैंडी सॉइल में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में ये सिस्टम है वो काम करते। देखिए यहाँ से पहले पाइप है और यहाँ पे ये पाइप इधर आ जाएगा और उसके बाद ये सब ऐसे जो पानी है वो पौधों तक पहुँच जाएगा। तो हमारे पहली सिस्टम जो थी वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि उसमें ये सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होनी चाहिए, तो सैंडी सॉइल में जहाँ पानी कम हो वहाँ ये सिस्टम होनी चाहिए। अभी आगे देखते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप यानी पानी पौधे तक के टपक सिंचाई इसको भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स drop by drop just at the position of the roots, so it's called drip system. It is the best technique for watering fruits, plants, gardens and trees. The system provides water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. सो फ्रेंड्स, ये ड्रिप सिस्टम में भी क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे ड्रिप सिस्टम, ये आपको ये कुएं में से देखिए सबसे पहले ड्रिप सिस्टम, यहाँ पे भी ऐसा ये जो पाइप लगे होते हैं और यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्लांट टू प्लांट होते हैं और उसके जो नीचे उसके जड़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उसमें यहाँ पे ड्रिप यानी यहाँ पे ड्रॉप जो वाटर है, वाटरफॉल्स ड्रॉप होता है, इसलिए इस सिस्टम को ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। इससे क्या होता है, पानी का वेस्ट है वो कम होता है और जो जहाँ पानी कम मिलता है, जो जहाँ बारिश कम होती है, ये यहाँ पे एक अच्छी सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके बाजू में, जो क्रॉप के बाजू में छोटे छोटे दूसरे पौधे उग जाते हैं, उसके बारे में कि उससे प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। बूजो एंड पहले वेंट टू अ नियरली वीट field and saw that there were some other plants in the field. Have these other plants been planted purposely? In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. The undesirable plants are called weeds. So friends, बूजो और पहले एक बार एक वीट के फील्ड था, वीट का खेत था, उसमें वो गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कई सारे ऐसे प्लांट है जो खुद ब खुद उग गए हैं, यानी ग्रो हो गए हैं। सो जो खुद ब खुद जो प्लांट ग्रो हो जाते हैं उसे बोलते हैं वीड्स। अभी आगे देखिए, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वेडिंग। जो रिमूवल, उसे हटाने की प्रक्रिया होती है, इसे वेडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स complete with the crop plant for water, nutrient, space and light. Thus they affect the growth of the growth. Some weeds interface even in harvesting and may poisonous for animal and human beings.
फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि जैसे हम क्रॉप उगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइज डालते हैं, उसमें जो पानी है डालते हैं, यानी कि वाटर भी उससे मिलता है, उसके बाद सन लाइट भी उससे मिलती है। तो उस जो ज़मीन में जो दूसरे ऐसे जो तत्व होते हैं, कण होते हैं, वो बाहर फूट कर निकलते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो हमें प्लांट हमने उगाया है उसके उसके बाजू में वो दूसरा प्लांट खुद ब खुद उग जाता है। और उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी बार वो पॉइजन उसमें होता है, वो जहरीले भी हो सकते हैं, इसलिए वो निकाल देते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ्स। टिलिंग बिफोर सोविंग of crop helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of khurpi. A seed drill figure 1.2b is also used in uproots weeds. सो फ्रेंड्स ये वीड्स को हम कैसे करते हैं, तो वीड्स को हमें नियंत्रित करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए उसे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो फार्मर होगा, जो खेत में जो भी हमने उगाए हैं, जो क्रॉप उगाए होंगे, उसमें वो क्या करेगा, उसे थोड़ा सा बड़ा होने देना, उसके बाद खुरपी से वो क्या करेगा, उसको काट देगा और फिर वो उसे इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगे। आगे बढ़ते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन केमिकल कॉल्ड वेडिसिडीज, यानी कई सारे ऐसी जो जंतुनाशक दवाइयाँ आती है, जो नींदनाशक इसे बोलते हैं, वीड्स नाशक, वो दवाई आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, फार्मर जो यूज़ करते हैं। 2,4-D, these are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with the sprayer. So friends, आप यहाँ पे दवाई का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो खेत है, खेत में जो फार्मर है वो दवाई का यूज़ करते हैं। अगर हमारे भी खेत है तो हम भी उसमें दवाई का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो फार्मर है वो किस तरह, देखिए यहाँ पे वो पंप के ज़रिए सभी जगह पे यहाँ पे दवाई वो छांट देगा। इससे क्या होगा, जो वेट्स हो गए वो मर जाएगी, यानी वो वहाँ से हम निकाल सकते हैं उसे। आगे देखते हैं। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? सो यहाँ पे बुझो ऐसा कह रहे हैं कि अगर जो वीडिसाइड है, जो उसकी दवा है जो वीड्स की, उसके कारण जो पंप से जो स्प्रे से जो छिड़काव करता है दवा का, जो आदमी होगा, जो फार्मर होगा, इससे वो काम करता है, उससे कोई नुकसान करेगा, उससे कोई इफेक्ट करेगा? तो देखते हैं हम। एज ऑलरेडी मेंटेन्ड, द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स फॉर बिफोर फ्लावरिंग, सीड्स फॉर्मेशन, स्पेयरिंग और of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals are carefully. They should cover their nose and mouth with the piece of cloth during a spraying of these chemicals. So friends, ये केमिकल है जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ होता है, जो हमारे फार्म में और जो फ्लावरिंग करते समय ये सब जो फॉर्मेशन है जो उसमें यूज़ होता है। तो फार्मर को क्या करना चाहिए, फार्मर को जब ये उसका स्प्रेयर करते हैं, छंटकाव करते हैं, तो उसके मुंह पर उसे एक कपड़ा बांध देना चाहिए, उसका नोज़ और माउथ है वो ढक लेना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी कि जो हमने क्रॉप उगाया है उसे अभी इकट्ठा करना है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज important task. The cutting of crop after it is a mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out of cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months to cereal crop to mature. So friends, harvesting का मतलब होता है क्रॉप को कटिंग करना। यहाँ पे क्या होता है, 3 से 4 महीने तक इस जो प्रक्रिया चलती है और क्रॉप को हम पुल्ड आउट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। हार्वेस्टिंग in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester.
In the harvester crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is its fact to combine harvester and thresher. Friends, जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे जो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है इसे सिकल बोलते हैं, इससे यहाँ क्रॉप को कट करते हैं, या फिर जो मशीन है यानी हार्वेस्टर है, यहाँ पे हमें दिख सकता है ये हार्वेस्टर और कंबाइन, ये दोनों जो ऐसे मशीन होते हैं इससे हम क्रॉप का कटिंग करते हैं। और कई ऐसे मशीन है उसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, जो क्रॉप को सेपरेट कट करता है उसे थ्रेशर बोलते हैं, यानी इसे थ्रेशिंग करते हैं, और उस मशीन को हम कंबाइन बोलते हैं। यहाँ पे कंबाइन का मशीन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। Paheli is worried. She knows that is a huge pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. So हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उसमें जो रह गया होगा थोड़े से जो रूट्स, उसको क्या करते हैं वो जला देते हैं। तो पहली ऐसा बोल रही है, इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है वो खराब होगा धुएं से। Farmers with small holding on land do the separation of a grain and chaff winnowing. You already studied in class 7. ये देखो यहाँ पर हमारा विनोइंग मशीन है, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो ग्रेन है और दूसरे जो कचरा है उसे बाहर निकाल सकते हैं। अभी आगे स्टोरेज, जो हमारा लास्ट स्टेप है जो इस चैप्टर का स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज इम्पोर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट drying, they may get spoiled or attacked by organisms losing their germination capacity. Hence, before storing them, the grains are properly dried in some sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pests, bacteria and fungi. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of a grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Figure 1.10 A और B. So फ्रेंड, स्टोरेज, अभी हमें संग्रह करना है। स्टोरेज एक महत्वपूर्ण इसमें है क्रॉप का। अभी हमने सब जो क्रॉप कंप्लीट कर लिया है, हमने सिंचाई भी की है, हमने कट भी कर लिया है, हमने बो भी लिया है, लेकिन अभी क्या करना है, हमें कहाँ रखेंगे उसको स्टोरेज बोलते हैं। तो जो स्टोरेज है वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर कोई भी इंसेक्ट ना पहुँच सके, कोई रेट्स है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म कोई जीव है, वो हमारी क्रॉप को खराब ना कर सके। उसी के कारण हमें उसे सेफ जगह पे रखना चाहिए। और जो जहाँ पर ज़्यादा आपको भेज होता है, यानी कि ऐसी कोई गार्मेशन कैपेसिटी है जहाँ पे लूजिंग होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया, फंग ये सब आ जाती है। इसलिए उसको स्टोर कहाँ पे करना चाहिए। सो यहाँ पे हमें 1.10 में एक स्टोरेज दिया गया है, देखो यहाँ पे। सो हमें इस तरह हमारा जो ग्रेन है, जो हमारा क्रॉप है, इस तरह स्टोरेज करना चाहिए। हमें उसे बैग्स में भरकर, जो जूट है या फिर मेटालिक बीन है, उसे बैग्स में भरकर रखना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फूड्स फ्रॉम एनिमल। अभी एक्टिविटी 1.3, उसमें मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आपके नोटबुक में टेबल बनाना है, उसे कंप्लीट करना है। फूड सोर्सेस, जो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो काऊ में से, बफेलो, सी कैमल, उसी में मिलता है। सो यहाँ पे मिल्क। उसके बाद हम लिखेंगे वेजिटेबल, तो वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलता है, तो वेजिटेबल आप लिख सकते हैं इन फील्ड। उसके बाद ग्रेन्स, उसके बाद वीट, ये सब यहाँ पे आप 3-4
आपको यहाँ पे लिखने हैं और उसके सामने उसके सोर्सेस लिखने हैं। देखिए आप यहाँ पे बटर भी लिख सकते हैं, बटर कहाँ से मिलता है, यानी बटर मिल्क। आगे देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक अ प्लांट्स animal also provide us with a different kind of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plant. We have just seen that the process of a crop production involves number of steps like a selection of a seed, sowing etc. Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with the proper food, shelter and care. When this is done on large scale, it is called animal husbandry. Fish is good for health. We get a cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. सो फ्रेंड्स, हमने आगे जो ये हमारा टेबल है कंप्लीट किया तो उससे हमें पता चला कि एनिमल और प्लांट के जरिए ही हमें सब खाने की चीज़ वस्तुएँ मिलती है। और कई ऐसे जो एरियाज है वहाँ पर तो एनिमल्स को बड़े पैमाने में उसे वहाँ रखा जाता है, उसे खाना दिया जाता है और उसका जो बिजनेस है, यानी कि उसको भी हम कैसे जो बोल सकते हैं कि एक प्रकार की जो खेती है, यानी कि एक प्रकार का जो रखने की सुविधा से लेकर जो एनिमल, उसमें से एनिमल के हम यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, इन सभी को हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, यानी पशुपालन उद्योग, यानी उसे पशुपालन भी आप बोल सकते हैं। तो उसी के कारण हम एनिमल्स में से कई सारे जो उसकी वस्तुएं है, मिल्क है, उसके जो हेयर है वो भी हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पर। सो इस तरह हम एनिमल और प्लांट के जरिए ही हमारा खाना हमें मिलता है। फ्रेंड्स, सो इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF में दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।